जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय मनोविज्ञान की हम लोग बात कर रहे हैं। यह वीडियो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट को दृष्टिगत रखते हुए बनाया जा रहा है तथा यह वीडियो यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट तथा सभी शिक्षक भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में जो परीक्षाएं हुई हैं, जैसे कि 68,500 और 69,000, ये दो परीक्षाएं हमारी सुपर टीईटी की हुई हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। तो हम जीवन कौशल के सिलेबस को यानी पूरे ही मनोविज्ञान के सिलेबस को देख चुके थे और हमने आपको बताया था कि जो जीवन कौशल है वो 10 अंक का हमारा आएगा। 10 अंक का हमारा जीवन कौशल आएगा। लेकिन किसी भी सिलेबस को पढ़ने के बाद हमारा दूसरा काम होना चाहिए कि उस सिलेबस से किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं, यानी पिछली परीक्षाओं में जिस आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखना बहुत जरूरी होता है, उनको जानना बहुत जरूरी होता है। तो हमारी रणनीति सबसे पहले सिलेबस को बहुत अच्छे से समझने की थी। इसके बाद हम पिछले सालों में जो दो परीक्षाएं हुई हैं 68,500 और 69,000, उनमें जैसे प्रश्न आए हैं उनको देखना बहुत जरूरी है, उनको जानना बहुत जरूरी है, तभी हम अच्छी तरीके से आगे तैयारी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जीवन कौशल मनोविज्ञान के 3 सब्जेक्ट हमें पढ़ने थे, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान। ये 3 विषय हमें मनोविज्ञान के पढ़ने थे। 10, 10 और 10 यानी 30 अंक हमें यहां से मिलेंगे और उसमें से एक यानी जीवन कौशल को हम लेकर चल रहे हैं और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 68,500 की जो हमारी भर्ती हुई थी, तो 68,500 में जीवन कौशल एवं प्रबंधन से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो यह उसकी कौन सी भूमिका होगा। कौन सी भूमिका होगी उसकी अगर शिक्षक किसी छात्र को विषय चुनने में मदद करता है। तो हमने आपको बताया था कि शिक्षक की भूमिका एक परामर्शदाता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में, अनुश्रवणकर्ता के रूप में, सुविधा प्रदाता के रूप में, समाज और बालक के लिए हमेशा ही शिक्षक इन कार्यों के रूप में कार्य करता रहा है। तो यह जो भूमिका है वो क्या है, परामर्शदाता के रूप में है। और अभी ये हम केवल आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सिलेबस के किस अंश को इन प्रश्नों ने छुआ है। फिर हम जब पढ़ेंगे तो बहुत ही डीप तरीके से आपको बताया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, परामर्शदाता के रूप में। परामर्शदाता के रूप में इसमें मदद की गई है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारा वह है, यदि आप कक्षा में ज्यादा छात्रों की प्रतिभागिता चाहते हैं तो आप शिक्षण की कौन सी विधि का चुनाव करेंगे। शिक्षण की बहुत सी विधियां होती हैं, आप सभी जानते हैं ये बात कि शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण की विधियां, शिक्षण की प्रविधियां, शिक्षण के उपागम, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इन सब चीजों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो आप एक बात समझिए कि अगर आपको अपने कक्ष में छात्रों की प्रतिभागिता चाहिए, छात्रों का सहयोग चाहिए, तो आपको कौन सी शिक्षण विधि अपनानी होगी, सहभागी शिक्षण। अब ये सहभागी शिक्षण क्या है, जब आप कक्ष में पढ़ा रहे होते हैं तो बीच बीच में छात्रों से पूछना, बीच बीच में आप छात्रों की कॉपियों को चेक करना, उनसे वार्तालाप भी करना, ये नहीं कि केवल मात्र पढ़ाते रहें, उनसे बातचीत भी करना उस विषय को लेकर जो विषय आप पढ़ा रहे हैं, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और उनको उनका विचार और उनने क्या सीखा उसका मूल्यांकन भी करते चलना। ये सभी जो अपना रहे हैं आप प्रक्रिया, वही सहभागी शिक्षण विधि कहलाती है। तो इस बात को आप याद रखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहभागी शिक्षण, यानी सहभागी शिक्षण विधि आप अपनाएंगे तभी छात्र प्रतिभागिता लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा, किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु 1 पॉइंट यानी 1 रेशियो 1 निर्देशन कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि 68,500 की जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी वो लिखित परीक्षा थी, यानी उसमें एक शब्द में आंसर आपको देना था, एक शब्द में आपको आंसर देना था, ऑप्शन नहीं थी, इसीलिए यहां पर ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु 1:1 यानी 1:1 निर्देशन कहलाता है। देखिए यहां 1:1 का मतलब है कि जब आप किसी बालक को क्या देते हैं, निर्देश देते हैं,
निर्देशन के रूप में कार्य करते हैं। तो आप एक का मतलब है एक शिक्षक यानी शिक्षक से, और एक का मतलब है एक एक बालक यानी हर बालक को आप अलग अलग तरीके से शिक्षा दे रहे हैं। आप कहेंगे ना कि मैंने प्रत्येक बालक को अलग अलग ढंग से पढ़ाया है, जिस बालक को जैसी जरूरत है हमने उसी हिसाब से उसको शिक्षा दी है, उसी हिसाब से उनकी शिक्षण विधियों, पढ़ाने के तरीके का हमने उपयोग किया है, प्रयोग किया है। तो इसका मतलब है कि आपने एक एक यानी व्यक्तिगत का मतलब इंडिविजुअल तरीके से, व्यक्तिगत तरीके से आपने निर्देशन दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा व्यक्तिगत निर्देशन। यानी आपने क्या किया है, आपने व्यक्तिगत रूप से निर्देश दिया है, इसलिए व्यक्तिगत निर्देशन आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन सा अभिलेख छात्रों की रुचि, योग्यता, क्षमताओं एवं प्रतियोगिताओं की जांच करने हेतु रखा जाता है। आप सभी जानते हैं कि जब आपका रिज्यूम शब्द आपने सुना होगा, आपके रिज्यूम में आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी पर्सनल डिटेल्स, साथ साथ आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, इसके अलावा आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो आपकी योग्यता, आपकी रुचि, आपकी क्षमता और आपकी प्रतिक्रियाएं की जांच करने के लिए आप रिज्यूम रखते हैं ना, और रिज्यूम को ही छात्र प्रोफाइल कहा जाता है। तो छात्र प्रोफाइल यहां पर हमारा आंसर होगा। छात्र प्रोफाइल के जरिए हम क्या करते हैं, छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं प्रतिक्रियाओं की जांच करते हैं। तो चौथे का आंसर हो जाएगा छात्र प्रोफाइल। अगला दोस्तों, दंड किस प्रकार का पुनर्वलन है? तो ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं कि दंड सकारात्मक पुनर्वलन नहीं है, बल्कि दंड एक नकारात्मक पुनर्वलन है दोस्तों। तो अगला प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई 5 मई 1988 दोस्तों। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 मई 1988। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है? चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना, हमने आपको बताया था कि मानवीय मूल्य क्या है, संवैधानिक मूल्य क्या है। जीवन कौशल में जब हम आपको सिलेबस बता रहे थे तो हमने आपको बहुत अच्छे से ये चीज बताई थी कि संवैधानिक और मानवीय मूल्य। तो यहाँ पर हमें संविधान के द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि 18 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, इसलिए यह एक कैसा मूल्य है, यह एक संवैधानिक मूल्य है। अभी तक जिन लोगों ने हमारा पिछले वीडियो ना देखा हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, बाल मनोविज्ञान बाल विकास की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में, अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को मूलभूत कर्तव्य, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है संविधान का, और संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 51A यानी 51 का में ऐसी बात कही गई है कि मौलिक कर्तव्य, अच्छा, हर व्यक्ति को देश में संविधान के द्वारा कुछ अधिकार भी दिए गए हैं और कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो व्यक्ति को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। मात्र अधिकार मांग लेने से हम अपने कर्तव्यों से पीछा नहीं छुड़ा सकते, हमें कर्तव्यों और अधिकारों दोनों का ही ज्ञान होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक कौन निर्धारित करता है? एनसीटी। और एनसीटी कितना महत्वपूर्ण है ये क्या बताना है यार। एनसीटी का मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। कितना महत्वपूर्ण है, शिक्षकों की शिक्षा से यानी शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित एक संस्था एनसीटी वही तो निर्धारित करेगी ना। शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित एनसीटी एक संस्था है और यही क्या निर्धारित करेगी, यह शिक्षक के व्यावसायिक आचरण को निर्धारित करेगी, मानक को निर्धारित करेगी। तो शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक को कौन निर्धारित करता है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटी निर्धारित करती है। और अंतिम और लास्ट प्रश्न 68,500 का कि भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे। तो यहां पर हमारा सेशन
68,500 में जो 10 प्रश्न जीवन कौशल, 10 क्वेश्चंस जीवन कौशल के आए थे, उनको हमने डिस्कस किया हुआ है और जिनको देखकर आपको एहसास हुआ होगा कि ये प्रश्न जीवन कौशल के जो प्रश्न होते हैं वो हमारे व्यवहारिक जीवन से, यानी हमारे सामान्य जीवन की एक प्रक्रिया जो होती है उसी से संबंधित होते हैं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जीवन की, उनसे ये लाइफ स्किल के प्रश्न बनते हैं। अब हम बात करेंगे 69,000 की। जब हम 69,000 भर्ती प्रक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो ऑप्शनल थे और ऑप्शन क्वेश्चन की वजह से हमने भी ऑप्शनल प्रश्न आपको दिखाना है। तो जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला प्रश्न यह था, ऑप्शन आपके सामने है, क्षमताएं विकसित करना, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता विकास करना, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, अच्छा शिक्षक बनना, अच्छा शिक्षक बनना। ये बिल्कुल नहीं होगा। जीवन कौशल का क्या उद्देश्य है? प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, बिल्कुल नहीं। क्षमताएं विकसित करना, बिल्कुल नहीं। बल्कि चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता विकास करना। हमने सिलेबस में आपको बताया है, जब पढ़ाएंगे तब और भी अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल महोदय। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, धुआंधार और जबरदस्त सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। 14 संवेग जो बताए गए हैं उनमें मैकडूगल का कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये आप जानेंगे। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरों को पसंद करता है या दूसरों के इच्छानुसार कार्य करता है या हमेशा भ्रम में रहता है। तो सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरों की परेशानियों को समझता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह है, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो पुरस्कार आप सभी जान रहे हैं कि पुरस्कार किस प्रकार होगा? धनात्मक पुनर्बलन का काम करेगा और अभिप्रेरणा धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, यानी पुरस्कार आप धनात्मक और प्रत्यक्ष, यानी पुरस्कार आप देंगे तो पुरस्कार में कुछ ना कुछ देंगे ना, तो प्रत्यक्ष रूप कहा जाएगा वह धनात्मक। पुरस्कार देने से बच्चे को कुछ खुशी मिलेगी तो वह धनात्मक एवं प्रत्यक्ष होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, लेकिन प्रभावित कब हुआ था, लागू कब हुआ था, प्रभावी कब बना था? 2010 में। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 2010। अगला प्रश्न दोस्तों, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार किसका है दोस्तों? तो अर्बन महोदय का यह विचार अर्बन द्वारा दिया गया था कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। मूल्य क्या है? ईमानदारी, दया, करुणा, ये सब मूल्य है। और मूल्य क्या है? जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह अर्बन ने कहा था। निम्नलिखित में से सामाजिक प्रेरक क्या है? गैरिड महोदय ने प्रेरकों को 3 भागों में बांटा है। आप सभी जानते हैं कि गैरिड महोदय ने 3 भागों में इसको बांटा है कि दैहिक के बाद हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो आत्मगौरव सामाजिक प्रेरक है दोस्तों। प्यास, भूख, प्रेम, जितने भी संवेग हैं वो सभी मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक प्रेरक के अंतर्गत आएंगे। और आत्मगौरव सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत आएगा। बल्कि दैहिक की बात करें हम तो दैहिक प्रेरक के अंतर्गत भूख लगना, प्यास, भोजन, ये सब हमारे जो दैनिक जीवन में प्रतिदिन आवश्यक हैं। ठीक, तो ये क्या कहलाएंगे? आपकी दैहिक कहलाएंगी। इसके बाद अगला 8वां प्रश्न आप देखिए कि अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीके का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है? सृजनात्मकता। और व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्रश्न नंबर 9। तो व्यावसायिक निर्देशन का सर्वप्रथम प्रयोग किया पार्सन्स महोदय ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सबसे पहले पार्सन्स महोदय ने किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के एनसीटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो ये आपको बताया जाएगा कि एनसीटी ने शैक्षिक संदर्भ में मूल्यों को सच्चाई और सफाई, श्रम और समानता का सहयोग, ये तीनों ही सही है। यानी चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी यहां पर सही हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी यहां पर 10वें का आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों 69,000 भर्ती प्रक्रिया जो हमारी ऑप्शनल परीक्षा हुई थी
उसमें जीवन कौशल के जो 10 प्रश्न आए हुए थे उनकी हमने चर्चा की हुई है। तो 68,500 और 69,000 जो दो भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनके हमने जीवन कौशल के प्रीवियस प्रश्नों को देखा है। इन प्रश्नों को देखकर आपको ये एहसास हुआ होगा कि हमारा जो पढ़ने का तरीका रहने वाला है वो क्या रहेगा। लाइफ स्किल जीवन कौशल जीवन से संबंधित है और उसी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे इस चैनल पर टारगेट टीचर बाय अंकित में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ खास तौर पर यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट और शिक्षक भर्ती परीक्षा सोपाई टीईटी की जो परीक्षाएं हैं उनकी इस पर कंप्लीट तैयारी कंप्लीट सेशन के अंतर्गत कराई जाती है। अधिक से अधिक